गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर फर्स्ट का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। इसमें पहले कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, पहले हम इनको पढ़ेंगे। लिखा है आइए जानें। आइए जाने में लिखा है भारत में यूरोपीय कंपनियां के आगमन के क्या कारण थे। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्या कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का आरंभ किस प्रकार हुआ। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध के परिणाम क्या हुए। व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता की स्थापना कैसे हुई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार किस प्रकार हुआ। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। लिखा है सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारत का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास रहा है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करा था, उस समय का इतिहास भारत का लगातार संघर्षमय रहा। भारत की विशाल संपदा कई जातियों और आक्रामकों को प्राचीन काल से ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है। भारत की विशाल संपदा कई जातियों को और आक्रामकों को प्राचीन काल से ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है, या फिर कहें खींचती रही है अपनी ओर। शक, होड़ व मंगोल आक्रमण इसके उदाहरण हैं। पर इन आक्रमणकारियों में बहुत से या तो आक्रमण के बाद पराजित होकर वापस चले गए, या फिर यहाँ के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में घुल मिल गए। इन आक्रमणकारियों में बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए, जिनमें आक्रमण के बाद कुछ आक्रमणकारी या तो हार गए या फिर यहाँ का जो संस्कृति थी उसमें घुल मिल गए। मुगल आक्रमण के बाद भारत के बहुत बड़े भूभाग पर मुगल राज्य की स्थापना हुई। मुगल आक्रमणों के बाद भारत का जो बहुत बड़ा वाला हिस्सा था, उस पर मुगल राज्य की स्थापना हुई। मुगल काल में मुगल राजपूत, मुगल सिख और मुगल मराठा थे। मुगलों के बाद यूरोपीय शक्तियां भारत आईं। आप लोगों ने जो पिछली क्लास थी उसमें मुगल काल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। अब जो मुगल काल था उसके बाद भारत में यूरोपीय शक्तियां आई। यूरोपीय शक्तियों में कौन कौन से प्रमुख थे। लिखा है डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज इनमें प्रमुख थे। डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज व्यापार के बाद अपना राज्य स्थापित करने के लिए इनमें निरंतर संघर्ष चला। अंत में क्या हुआ, भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई और देशी रियासतों से संधियां कर उन्हें अपनी सर्वोच्च सत्ता के अधीन कर लिया। देशी रियासतों से संधियां करी मतलब एक तौर से कहें तो समझौता करा। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के शासनकाल में
सभी ने संघर्ष करा। इस संघर्ष में भारत की जनता ने एक्टिवली पार्ट करा। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजी शासनकाल में सभी ने संघर्ष करा था और इस संघर्ष में भारत की जनता ने सक्रिय भाग लिया और अंत में 1947 में स्वतंत्रता भारत को प्राप्त हुई। अंततः 1947 में अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता मिली। आगे के चैप्टर में हम भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष का अध्ययन करेंगे। आगे के अध्यायों में भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का अध्ययन करेंगे। यही आधुनिक भारत का इतिहास भी कहलाएगा। आगे लिखा हुआ है हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर, किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहली लाइन लिखी है 15वीं शताब्दी के यूरोप में घटित हुई कुछ प्रमुख घटनाओं, कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार, पुनर्जागरण आंदोलन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति और भौगोलिक खोजों के प्रति आकर्षण, इन सभी ने भारत एवं पूर्व के देशों के प्रति यूरोपीय लोगों में एक नया आकर्षण उत्पन्न करा। क्या लिखा है? 15वीं शताब्दी के यूरोप में घटित हुई कुछ प्रमुख घटनाओं, कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार, पुनर्जागरण आंदोलन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति तथा भौगोलिक खोजों के प्रति आकर्षण, इन सभी घटनाओं ने तथा भौगोलिक खोजों के प्रति आकर्षण ने भारत एवं पूर्व के जो देश थे उनमें यूरोपीय लोगों में उनके प्रति, पूर्व के देशों के लोगों के प्रति यूरोपीय लोगों में एक नया खिंचाव उत्पन्न करा या फिर एक आकर्षण उत्पन्न करा। यूरोप में हुई क्रांति एवं व्यापारिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति एवं व्यापारिक क्रांति ने वहाँ के व्यापारियों को नया बाजार जो था उसे तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। यूरोप में हुई व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रांति ने वहाँ के व्यापारियों को नया बाजार तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। बाजार से यहाँ पर मतलब है ऐसा जगह जहाँ पर वो अपने माल का उत्पादन कर सकें। इसके लिए भारत से अच्छी जगह उन्हें नहीं मिली थी। पूर्व के लिए नवीन मार्गों की खोज का जो बीड़ा था वो कोलंबस ने, वास्को डी गामा जैसे प्रसिद्ध नाविकों ने उठाया। पूर्व के लिए नवीन मार्ग मतलब नए नए रास्तों की जो खोज करी थी उनमें कोलंबस, वास्को डी गामा, इन नाविकों ने उठाया था। कोलंबस 1492 में अमेरिका, कोलंबस जो था 1492 में अमेरिका, बार्थोलोमियो डाइस 1487 में आशा अंतरिक्ष और वास्को डी गामा 1498 में भारत के पश्चिमी समुद्र तट कालीकट पर पहुंचा था। कालीकट का जो राजा था, कालीकट के जो राजा का नाम था जामोरिन। कालीकट के राजा जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत करा था। 15वीं शताब्दी के यूरोप में घटित हुई प्रमुख घटनाओं, कुस्तुनिया पर तुर्कों का आक्रमण, पुनर्जागरण आंदोलन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति, भौगोलिक खोजों के प्रति आकर्षण, भारत एवं पूर्व के देशों के प्रति यूरोपीय लोगों में नया आकर्षण उत्पन्न करा था। यूरोप में हुई व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रांति ने वहाँ के व्यापारियों को नया बाजार तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। पूर्व के लिए नवीन मार्गों की खोज का जो बीड़ा था वास्को डी गामा, कोलंबस ने उठाया। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। बार्थोलोमियो डाइस 1487 में आशा अंतरिक्ष पर पहुंचा और वास्को डी गामा 1498 में भारत के पश्चिमी समुद्र तट
कालीकट पर पहुंच गया। कालीकट का जो राजा था जामोरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत करा था। अब भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ? 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन ने यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत का द्वार खोल दिया। 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन ने यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत का द्वार खोल दिया। यूरोपीय व्यापारियों का भारत के राजा महाराजाओं ने भिन्न भिन्न कारणों से स्वागत करा। भिन्न भिन्न कारणों से मतलब होता है अलग अलग तरीके से स्वागत करा। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को डी गामा के भारत आगमन से दोनों देशों के मध्य व्यापार क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। 1500 में 13 जहाजों के बेड़े के साथ पेड्रो अल्वरेज केब्रल भारत पहुंचा। 1500 ईस्वी में 13 जहाजों के बेड़े मतलब 13 जहाजों का एक समूह लेकर पेड्रो अल्वरेज केब्रल भारत पहुंचा। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां या फिर व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1503 में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना करी थी। 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा था। 1509 में पुर्तगाली सेना के बल पर द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया गया। क्या समझे? जो अल्वरेज कैब्रल था 1500 ईस्वी में 13 जहाजों के बेड़े के साथ भारत पहुंचा था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित करी थी। 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा। 1509 में पुर्तगाली सेना के बल पर द्वीप पर अपना अधिकार भी जमा लिया। 1509 में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। 1509 में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने दमन, सालसेट, बेसिन, मुंबई, हुगली तथा सेंट टॉम पर अपना अधिकार जमा लिया। 1515 में पुर्तगाली व्यापारी भारत के साथ न केवल व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर चुके थे, वरन उन्होंने समुद्र तटीय क्षेत्रों पर अधिकार करके प्रशासन करना भी आरंभ कर दिया था। इस प्रकार 1515 तक पुर्तगाली व्यापारी भारत के साथ न केवल व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया था उन्होंने, बल्कि समुद्र तटीय क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए प्रशासन करना भी आरंभ कर दिया था। ये हमारे चैप्टर फर्स्ट भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार का पहला पार्ट था, जहां पर हमने भारत में पुर्तगालियों के आगमन तक स्टडी करी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।